सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के अंतर्गत आप लोगों के पवन सीरीज में दिए गए बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट थर्ड। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आज आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3। और पार्ट 3 के बाद आपके जितने भी टोटल क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ये जो है आपका लास्ट पार्ट है बहुविकल्पी क्वेश्चंस का पवन सीरीज में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। यहाँ पर पूछा है नहीं, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ऑप्शंस में दिए हैं महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बी.जी. खेर या फिर एस.के. सिन्हा। दोस्तों, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, एस.के. सिन्हा ये सभी बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं। लेकिन जो बी.जी. खेर है ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 है, पोषाहार वितरण योजना या फिर मिड डे मील योजना या मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, एग्जाम जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा कभी कभी ये नहीं छूट जाता है। बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना। दोस्तों, पोषाहार वितरण योजना एमडीएम योजना जो चलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों का स्कूल में ठहराव हो, यानी कि बच्चे स्कूल में रुके और उनके नामांकन में वृद्धि हो। बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, ये भी इसका लक्ष्य था। बच्चे अच्छा खाना खाएंगे तो पोषण तत्व उनको मिलेंगे। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, ये भी उद्देश्य था एमडीएम का कि बच्चे रेगुलर स्कूल आएंगे तो बच्चों का अपव्यय क्या होगा। अपव्यय का मतलब आप लोगों को पता है कि बच्चे स्कूल बीच में छोड़ करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा और बच्चे खुशी खुशी स्कूल में रहेंगे, पूरे दिन पढ़ाई करेंगे तो अवरोधन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ये तीनों ही ये तीनों ही क्या है, पोषाहार वितरण योजना यानी कि एमडीएम योजना के उद्देश्य हैं। और इसके अलावा कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो दोस्तों, जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे, जब वो पौष्टिक तत्व खाएंगे, पोषक युक्त भोजन खाएंगे तो कुपोषण की समस्या भी दूर होगी। लेकिन यहाँ पर जो उद्देश्य बनाया गया था मुख्य रूप से वो यही था कि बच्चों का स्कूल में ठहराव हो, वृद्धि हो, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना और कुपोषण की समस्या भी दोस्तों दूर हो जाएगी, क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ और पुष्ट बनेंगे, एमडीएम खा करके स्कूल का अच्छा खाना खाएंगे, पोषण युक्त खाना खाएंगे तो कुपोषण की समस्या भी दूर होगी। तो ये सभी एमडीएम योजना के उद्देश्य हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शंस में से कोई भी गलत दिया ही नहीं है, चारों के चारों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कोई एक लगाना होगा तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो आप यहाँ पर ऑप्शन द को लगाओगे, नहीं तो अगर देखा जाए तो चारों के चारों ऑप्शंस ही सही है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था किसके द्वारा। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। दोस्तों, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में हुआ था और इस समय हमारे देश में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 104 है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। दोस्तों, सूचियां 3 होती हैं, आपको पता है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची होती है इसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो जो शिक्षा है, हमारी जो एजुकेशन है, इसको रखा गया है समवर्ती सूची में 1973 में। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 105 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी 1950 में, 1988 में, 1948 में या फिर 2000 में, सन 2000 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बा, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। तो आप डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई। सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई। 5 अक्टूबर 1993 को, 20 जनवरी 1995 को, 31 नवंबर 2000 को या फिर 17 मई 1993 को। राइट आंसर है ऑप्शन द 17 मई 1993 से सभी के लिए शिक्षा परियोजना स्टार्ट की गई उत्तर प्रदेश में। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 107 है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है? आपको मैंने बताया है कि जब बच्चा अपनी शिक्षा अपनी कक्षा में बिना पढ़ाई किए, यानी कि वो स्कूल आ रहा और उसने अचानक ही स्कूल आना बिल्कुल छोड़ दिया, वो बिल्कुल स्कूल अब वो आ ही नहीं रहा है, स्कूल वो छोड़ चुका है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अवरोध कहेंगे, पृथक्करण कहेंगे, ह्रास कहेंगे या विभाजन कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे ह्रास या अपव्यय। मैंने आपको बताया है अपव्यय और ह्रास एक ही चीज होती है, जबकि जो अवरोध होता है, अवरोधन में क्या होता है, बच्चा एक ही क्लास में बार-बार फेल हो जा रहा है, एक ही क्लास में रह जा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये अवरोध हो गया। लेकिन जो ह्रास और अपव्यय है, इसमें बच्चा प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता क्योंकि वो विद्यालय छोड़ करके चला जाता है। तो ये समस्या है ह्रास या अपव्यय की। 2017 में देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 108 है, 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? 1960-61 में बात हो रही है। राममूर्ति, राधाकृष्णन, डी.एस. कोठारी या फिर श्री यू.एन. ढेबर? तो राइट आंसर है ऑप्शन द श्री यू.एन. ढेबर जी। जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ये कमेटी गठित की गई थी। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी या फिर आचार्य राममूर्ति? राइट आंसर है ऑप्शन ब दुर्गाबाई देशमुख। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। ये भी आप देखिए 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 110 है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा किसको मिलती है? आप सभी लोगों को पता है कि जो इसमें पेपर यूज किए जाते हैं वो उभरे हुए होते हैं। उभरे हुए होने का मतलब क्या कि उसको टच करके समझा जाए, टच करके उसको पढ़ा जाए। तो यहाँ पर ऑप्शंस में गूंगों को, बहरों को, अंधों को या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, शिक्षा ब्रेल लिपि से शिक्षा ऐसे लोगों को दी जाती है जिनको दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सा है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 111 है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कब किया गया? सन 1965 से लेकर के 1966 में, 1997-98 में या फिर 1990-91 में या फिर 2000 में? राइट आंसर है ऑप्शन ब 1997-98 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 है, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अपव्यय और अवरोधन पर सबसे पहले किस आयोग ने या किस समिति ने सुझाव दिया था? तो हरटांग समिति ने इस पर सुझाव दिया था। तो ये आप याद रखिएगा। वैसे भी अपव्यय और अवरोधन के बारे में मैं इतनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, चाहे आप लोगों का फर्स्ट पेपर रहा हो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा या फिर आप लोगों का ये सेकंड पेपर, इन दोनों में मैंने इतनी बार बता दिया है आप लोगों को कि आप लोग जिन भी प्रशिक्षुओं ने रेगुलर क्लासेस अटेंड की है मेरी, उन लोगों को ये सभी चीजें बिल्कुल याद हो गई होंगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को वो याद ही हो गए होंगे अब तक। क्वेश्चन नंबर 113 दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में, कलकत्ता में या फिर मद्रास में? दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको पता है कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 114 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में, 1945 में, 1985 में या 1980 में? राइट आंसर है ऑप्शन अ 1972 में। क्वेश्चन नंबर 115 है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया 1958 में, 1980 में, 2000 में या फिर 1985 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन आ 1958 में। दोस्तों, अब मैं राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि जिन भी शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, शिक्षा का राष्ट्रीय यानी कि शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, जो उन लोग का जो कार्यकाल होता है, जैसे कि आम टीचर अगर कोई है तो वो 60 साल पर रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता कोई टीचर है तो उनका जो कार्यकाल है वो 2 साल और बढ़ जाएगा, यानी कि अब वो 62 ईयर में रिटायर होंगे। ये तो उनको 2 साल के कार्यकाल का फायदा हुआ। इसके अलावा वो जहां पर भी ट्रेवल करेंगे, चाहे बस में, रेल में, हर जगह उनको छूट मिलेगी। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है एक शिक्षक के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित है?
दोस्तों इतनी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि किस धारा में, जब धारा पूछेगा तो राइट आंसर क्या होगा ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया होगा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की धारा 45 में है। और अगर अनुच्छेद पूछता है कि किस अनुच्छेद में बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा गया है, तो अनुच्छेद 21 ए में या 21 क में। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, धारा पूछेगा तो धारा 45 और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21 ए में कहा गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं बार बार आप लोगों के सामने उसको रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में वो क्वेश्चन बैठ जाए। और जब वो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा तो आपको एग्जाम में निश्चित रूप से वो आपके फायदेमंद ही रहेगा, जब आपको अच्छे से आप उसको पढ़े रहोगे। तो इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में वो चीजें चलती रहे। और एग्जाम में दोस्तों आपको अच्छा स्कोर करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप जितनी मेहनत करोगे वो आपके एग्जाम में वो साफ दिखाई देगा। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि आप लोगों के जो इंटर्नशिप के मार्क्स हैं, चाहे आप लोगों के एग्जाम के मार्क्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सब मिल करके ही टोटल आपका ग्रैंड टोटल बनता है। तो वो जब बनता है पूरा, आपके 2 साल की मेहनत जब दिखती है, आपका 91, 92, 95% तक आपके मार्क्स होते हैं डीएलएड के, तो वो आपकी आगे चल करके जो आपकी एकेडमिक मेरिट होती है उसमें जुड़ते हैं। और एकेडमिक मेरिट ही आप लोगों का क्या करती है, आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन में आप लोगों का बहुत बहुत मदद करती है। फिर ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान होता है आपके एकेडमिक मेरिट का। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है, आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो अपने डीएलएड में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार आपको बताया है कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1995 के दिन ही हमारे देश में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई। पूरे देश में सभी बच्चों को सबसे पहले राशन मिलना शुरू हुआ था। महीने का पूरा 1 महीने का राशन मिलता था बच्चों को, चाहे वो गेहूं हो, चावल के रूप में जो भी चीजें वहां पर उपलब्ध होती थी वो मिलते थे बच्चों को। तो ये पोषाहार वितरण योजना के नाम से तब जानी जाती थी। और उसके बाद धीरे धीरे एमडीएम योजना, फिर एमडीएम स्कूल में 2004 से स्कूल में बनने लगा। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, आपको पता है किसे कहते हैं। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को, जो कि हुआ था 1854 में। क्वेश्चन नंबर 119 है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव कब दिया था। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था, मुक्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था, या फिर उपयुक्त सभी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 120 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है। तो ये क्वेश्चन देखिए फिर आ गया, 2017 में पूछा गया था। फिर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स धारा 45, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान धारा 45 में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना है। तो ये अधिनियम बना है सन 2009 में और 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हो गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास क्या थे। भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, या अ व ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत में विद्यालयों की स्थापना करना और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, यानी कि अ और ब दोनों। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। शिक्षकों के क्या क्या दायित्व होते हैं, चलिए देखते हैं। नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी एक टीचर के कर्तव्य होते हैं, एक दायित्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, हंटर कमीशन कहते हैं। दोस्तों हंटर कमीशन किसे कहते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग को, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को, या फिर मुदालिया आयोग को। राइट आंसर है ऑप्शन अ भारतीय शिक्षा आयोग को। दोस्तों हंटर कमीशन को कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था। कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964
लेकर के 1966 तक, यानी कि इसमें जो भी इन्होंने सुझाव दिए थे 1964 से लेकर के 1966 तक, ये सभी बातें इसमें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो आचार्य राममूर्ति समिति बनाई गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए। तो उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया था 16 दिसंबर 1990 में। तो 1990 तो आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, श्री यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? पटेल समिति ने, एनसीईआरटी कार्यदल ने, आचार्य राममूर्ति समिति ने, या फिर उपयुक्त तीनों ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त तीनों ने। क्वेश्चन नंबर 128 है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 129 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? आपको अच्छे से पता है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके बारे में बात की गई और 1987 और 1988 में ये धरातल पर भी आ गई ये योजना, यानी कि ये योजना कार्य करना शुरू कर दी। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छे से पता है कि आप में से मैक्सिमम प्रशिक्षुओं को याद हो गया होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, क्योंकि मैंने इतनी बार इसको क्लासेस में पढ़ाया है, आप लोगों को इतनी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी पढ़ाया है, और उसके बाद हम राजन सीरीज, पवन सीरीज में भी बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जितने भी एग्जाम में ऑलरेडी आप लोगों के पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो जो स्कूल चलो अभियान था, इसमें जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, वो आपको अच्छे से पता है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालक होते हैं, और 1 से लेकर के 8 तक की जो शिक्षा होती है वो सरकार सभी बच्चों को निःशुल्क देती है, और ये सभी बच्चों का अधिकार भी है। तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी बच्चे, यानी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया स्कूल चलो अभियान में। क्वेश्चन नंबर 131 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया? व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल, या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम दोस्तों बनाया गया था बच्चों को विद्यालय की तैयारी के लिए, मतलब कि बच्चे स्कूल जाने से पहले उनको स्कूल के लिए तैयार करना, वो स्कूल जाते वक्त रोए ना, पहली चीज। तो दूसरी चीज, वो ऐसा लगे उनको कि हम स्कूल में जा रहे हैं तो वहां पर हमें एंजॉय करने को मिलेगा, वहां पर हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीजें होंगी, एक्टिविटीज होंगी, हमें अच्छा लगेगा। इस तरीके से बच्चों की मानसिकता को बनाना, इसीलिए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम को चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 132 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी संचालित की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई? 9वीं में, 8वीं में, 7वीं में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आपको पता है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। तो ऑप्शन आप बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 133 है, पोषाहार वितरण योजना या एमडीएम को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया? नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए, या फिर रोजगार बढ़ाने के लिए? दोस्तों, जो पोषाहार वितरण योजना है, जिसे हम एमडीएम के नाम से जानते हैं, मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जानते हैं आज, तो इसे बनाया गया था बच्चों के नामांकन में वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 134 है, ह्रास एवं अवरोधन को रोकने के लिए तथा संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? छात्रवृत्ति, विद्यालय मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं ड्रेस, या फिर उपयुक्त सभी? तो आप सभी को अच्छे से पता है कि बच्चों का ह्रास और अवरोधन रोकने के लिए, ह्रास और अवरोधन बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, या फिर यहाँ पर अपव्यय या अवरोधन लिखा हो तो बात वही है। दोस्तों, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, बच्चों को विद्यालय में भोजन मिलता है, बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस, सभी चीजें मिलती हैं। तो ये सभी चीजें बच्चों को सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है स्कूल में, ताकि उनका ह्रास और अवरोधन कम हो या हो ही ना। क्वेश्चन नंबर 135 है, बाल अधिकार का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ में, भारत सरकार, यूनेस्को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन आ, संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें 193 देशों ने सिग्नेचर किया था, अपना हस्ताक्षर किया था। और ये कब पारित हुआ था? 20 नवंबर 1989 को
क्वेश्चन नंबर 136 है, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? दोस्तों यहाँ पर सूची होगा, अनुसूची गलती से लिख गया है। तो यहाँ पर अब देखिए, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया है कि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी कानून बनाएगी। तो उसे हम किस में रखेंगे? उसे हम समवर्ती सूची में रखेंगे। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है। आप देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 138 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? मैंने आपको बताया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में है। तो जब अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21 का या 21 ए, और जब धारा पूछेगा तो धारा 45। क्वेश्चन नंबर 139 है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? दोस्तों वुड का घोषणा पत्र आया था 1854 में, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 140 है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई थी? बार बार मैंने आप लोगों को बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में डाइट की स्थापना, डाइट के बारे में बात हुई थी, और किसके बारे में? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में बात हुई थी। तो इन दोनों के बारे में सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 141 है, निस्यंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों इतनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत या छन्नीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? लॉर्ड मैकाले ने दिया है। और इसका क्या अभिप्राय है छनाई के सिद्धांत से, ये भी मैंने बार बार आपको बताया है कि मैकाले का ये कथन था कि समाज के उच्च वर्ग के कम लोगों को अच्छा ज्ञान दिया जाए और यही ज्ञान छन छन करके समाज के निचले स्तर के लोगों तक पहुंचे। ये इनकी सोच थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 142 है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। चाहे वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद हो, ये सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ही बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, हरास की समस्या से क्या आस है? हरास या अवरोधन? दोस्तों हरास क्या होता है या अपव्यय? हरास और अपव्यय एक ही चीज है। बच्चा स्कूल आ रहा था और अचानक स्कूल छोड़ करके चला गया बीच में ही। और अवरोधन का मतलब बच्चा एक ही कक्षा में बार बार पढ़ रहा है, वो आगे अगली कक्षा में बढ़ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए हरास की समस्या से आशय क्या है? इस बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चा चला जाता है। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 144 है, बीईपी क्या है? बीईपी क्या है? तो दोस्तों बीईपी है बेसिक शिक्षा परियोजना या बेसिक एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 145 है, मध्याह्न भोजन योजना का क्या उद्देश्य है? एमडीएम का क्या उद्देश्य है? ये बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती है, बच्चे पूरे समय तक विद्यालय में रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि वो खाना खाए रहते हैं, पेट भरा हुआ रहता है स्कूल में, और वो भी अच्छा खाना मिलता है। तो इस तरीके से बच्चे स्कूल में रुके रहते हैं, स्कूल आने के लिए प्रेरित होते हैं कि हाँ आज कुछ नया बनेगा, क्योंकि हर दिन का मेन्यू अलग अलग होता है स्कूल में, हर दिन खाना अलग अलग बनता है। तो इस तरीके से ऑप्शन आ बा शा तीनों ही सही है। तो ऑप्शन द जो क्या ये बिल्कुल सही है और यही हमें सही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 146 है, भारत सरकार ने सन 1952 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? तो भारत सरकार ने 1992 में, आपको पता है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 जो भारत सरकार लाई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल जी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बस्ते के बोझ को कम करने की बात की गई थी, शिक्षा के भार को कम करने की बात कही गई थी, उन्होंने इसमें कहा था। और इसे बांटा गया था, जो इन्होंने पूरा 1992 में जो यशपाल समिति बनाई गई थी, इन्होंने जो भी संशोधन दी थी, इसे बांटा गया है 23 खंडों में। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 147 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य सुझाव दिया था, किसने दिया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किसके अंतर्गत बनी? आप सभी को अच्छे से पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। और ये क्वेश्चन दोस्तों प्लीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है, NPEGEL
NEGEL, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है। तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की लड़कियों का, यानी कि लड़कियों के प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ये। लड़कियां, ऐसी लड़कियां जो पढ़ाई की मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हुई हैं, उन्हें जोड़ना और उन्हें कोई स्किल सिखाना, ताकि वो आगे चल करके अपना एक रोजगार कुछ कर सके, अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर सके। क्वेश्चन नंबर 149 है, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं? यूएनडीपी, यूएनएसपीए, यूनिसेफ या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ये सभी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं जनशाला कार्यक्रमों को। दोस्तों, इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन यहाँ पर पवन सीरीज के भी हमने कंप्लीट करा दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना आप लोग बिल्कुल मत भूला करिए। आप लोग के लाइक, आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम और मोटिवेट होते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहें। और दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोगों ने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सभी आपके बहुत काम के हैं और आप लोग इनसे बहुत अच्छा मार्क अचीव करोगे। आप अगर सेकेंड सेमेस्टर में हमारे ऑल वीडियोस, जितने भी वीडियोस हमने आज तक बनाए हैं, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के हर एक वीडियो को देख लेते हो, हर एक वीडियो को समझ लेते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जितना हो सके आप पूरे हर एक वीडियो को पढ़ डालिए और हर एक वीडियो को समझ डालिए। आप ही लोगों के लिए दोस्तों स्पेशली हम लोगों ने हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से आप लोगों के नोट्स बनवाए हैं, ताकि आप लोग इतनी अच्छी तैयारी अपनी कर लो कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करो। दोस्तों, आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे बेझिझक कहिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे और आपके लिए लगातार हम वीडियोस ऐसे ही लाते रहेंगे। आगे चल करके आप लोगों को पता है कि हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, आप में से हर एक बच्चा शिक्षक बने। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और लगातार ऐसे ही हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपकी हर समस्याओं का समाधान हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी, जितने भी वीडियोस आज तक हमने बनाए हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। सभी विषयों को आप देख सकते हैं, सभी विषयों को समझ सकते हैं और सभी विषयों को तैयार भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने हैं आप लोग को सेकंड सेमेस्टर में। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।